उत्तर प्रदेश के इटावा में कथावाचकों के साथ अमानवीय बर्ताव का मामला भी पूरी तरह से सियासी रंग ओढ़ चुका है। जानकार कहते हैं कि इस बहाने 2027 के चुनावों के बिसात बिछाने का काम शुरू किया जा चुका है। इसी पर करेंगे सार्थक चर्चा। उससे पहले देखिए रिपोर्ट। कथावाचकों की पिटाई और उनके साथ बदसलूकी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पिछले दिनों बकेवर थाना इलाके के ग्राम दादरपुर में कथावाचक मुकुटमणि यादव और उनके सहयोगी संत सिंह यादव के साथ हुई जातीय अभद्रता मारपीट के मामले में अब दोनों पक्षों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जिसके विरोध में गुरुवार को यादव रेजिमेंट नाम के संगठन बकेवर थाने का घेराव करने की कोशिश की और उनकी पुलिस से झड़प भी हुई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पीड़ित कथावाचकों को लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय पर बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। अखिलेश यादव ने इस घटना को जातिगत घमंड और वर्चस्ववादी सोच का नतीजा बताया। साथ ही दोनों कथावाचकों को लखनऊ बुलाकर 51 हजार रुपए देने का भी ऐलान किया। कथावाचन को जिन्होंने भावना की जगह व्यवसाय बना लिया है, वैसा बनाने वाले लोग हमारे इटावा कथावाचन पीढ़ी अपमान कांड उन्हीं कुछ प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी की वजह से घटित हुआ है। अगर पीढ़ी समाज के इन लोगों को इतना ही परहेज है तो घोषित कर दें कि परंपरागत रूप से कथा कहने वाले वर्चस्ववादी पीढ़ी समाज द्वारा दिया गया चढ़ावा, चंदा, दान, दक्षिणा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी समाजवादी पार्टी पर जातीय संघर्ष भड़काने का आरोप लगाया है। 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश दंगों के रूप में, माफिया गिरोहों के रूप में, बेटी और व्यापारी के लिए सबसे असुरक्षित प्रदेश के रूप में जाना जाता था। पिछली सरकारों की उपलब्धि क्या है? जातीय संघर्ष करवा करके परिवारवाद के नाम पर एक जनपद, एक माफिया देने, यही उनकी पिछली सरकारों की उपलब्धि रही है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश यादव पर समाज को जातियों में बांटने का आरोप लगाया है। श्री अखिलेश यादव जी का और समाजवादी पार्टी का इटावा की घटना को लेकर के जो घटिया आचरण है, वो समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बनाने का जो मैं लगातार भाषण देता रहता हूँ, उस सच्चाई की ओर आगे बढ़ रहे हैं। समाज कभी भी जब इमरजेंसी नहीं स्वीकार किया तो समाज को समाज से लड़ाने की कोशिश कभी स्वीकार नहीं करेगा। कोई दुर्घटना हुई, जो गलत किए उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन उसको समाजवादी पार्टी के कार्यालय में बुला करके जो कथावाचक है उनको यादव बना करके रख दिया। आप जातिवाद फैला रहे हो, आप उसे ब्राह्मण बनाम यादव की लड़ाई दे रहे हो। बहरहाल बकेवर थाना का घेराव करने के बहाने उपद्रव फैलाने वाले कई युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और समाजवादी पार्टी इसे भी जातीय उत्पीड़न का उदाहरण बता रही है। साफ है कि 2025 का ये प्रयोग 2027 के सत्ता योग के लिए किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो इटावा में जो कुछ हुआ वो आपको पता ही है। अब तक तो उस पर तमाम डिटेल्स आपने देख ली होंगी। पहले जाति छुपाने की बात, फिर वो आधार कार्ड की भी तस्वीर आपने देख ली होगी जिसमें सरनेम यादव नहीं अग्निहोत्री। उसके बाद फिर कहानी ये आई, थ्योरी ये आई कि महिलाओं के साथ छेड़खानी, उससे जुड़ी एफआईआर भी थाने में। और इस पूरे मामले को लेकर यहाँ पर आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी क्योंकि कह रही है कि यादवों के रहनुमा तो हम ही हैं, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यालय में बुला के खुद अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं, यूपी के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने उनको अपने कार्यालय में बुलाया, उनको दान दक्षिणा भी दी, उनका माल्यार्पण भी किया। और दूसरी तरफ सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि 2027 से पहले मुझे इसमें कुछ आशंका नजर आ रही है। हर एक एंगल पर पुलिस को जांच करनी चाहिए, फ्री हैंड है पुलिस के पास। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ एक प्रोमिनेंट पैनल जुड़ेगा। मेरे साथ दो बड़े चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। डॉक्टर एच.एस. रावत, धर्माचार्य जाने माने, वो जुड़ चुके हैं। साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर एस.के. दुबे सर भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों को ही नमस्ते, आप दोनों को ही जय हिंद। भारत एक्सप्रेस के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं डॉक्टर एच.एस. रावत सर आपके पास आ रहा हूं।
रावत सर, शुरुआती दौर में जब चीजें आई तो ऑब्वियसली सबने कहा कि भाई ये तो बिल्कुल अमानवीय कृत्य हो गया, किसी के बाल कैसे काट दिए। फिर बीच में ये वाला टॉपिक भी खूब उठा कि क्या सिर्फ ब्राह्मणों के पास अधिकार है कथावाचन का? कथा तो कोई भी वाच सकता है। और मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ा, लेकिन कई ऐसे ऐसे श्लोक हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि खुद श्रीमद् भागवत कथा में भी लिखे हैं कि कौन ब्राह्मण है, कौन कथा वाच सकता है, वो सारी चीज़ें। और फिर एकदम से इसमें एंट्री हो जाती है, पॉलिटिकल एंट्री हो जाती है। रावत सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब ये मामला आपके सामने आया, क्या कुछ रहा था आपके मन में? आपको लगा कि ऐसा माहौल हो गया है कि आप देश का? रोहित जी, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी ग्रंथ पहले जब लिखा गया था उस समय के हालात और आज के हालातों में बड़ा फर्क है जी। देश काल पात्र परिस्थिति के अनुसार से ग्रंथ लिखे जाते हैं और उनको अपग्रेड किया जाता है। जैसे कंप्यूटर हमेशा अपग्रेड होता रहता है। जो ये हालात मेरे सामने आए थे तो बड़ा दुख हुआ कि सनातन धर्म विश्व में सबसे ज्यादा बड़ा धर्म था पहले अनादिकाल से, आज वो सुकड़ करके छोटा सा रह गया है। और आज उसको भी जातिवाद के जो जहर है उससे उसमें कहीं ना कहीं उसको खत्म किया जा रहा है और ये बड़ा दुखद घटना है। ऐसा नहीं है कि किसी को ये नहीं पता होता कि गांव के अंदर, देहात के अंदर 40-40, 50-50 किलोमीटर तक कोई भी कथावाचक होता है तो उसकी जाति के बारे में पता होता है सबको, कोई छिपा नहीं सकता। और गांव के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं छिपा सकता। जिस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं और फिर ये बोला जाता है कि ये अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को है, तो इससे बाकी के जो 3 वर्ण हैं, बाकी की और जातियां हैं, उनको एक डिप्रेशन फील होना शुरू हो जाता है। उनको ये लगता है कि हमारा जीवन तो व्यर्थ है, हम तो ज्ञान की बातें नहीं कर सकते, हम तो कथा की बातें नहीं कर सकते, हम सिर्फ पुराण नहीं कह सकते, हम गीता का ज्ञान नहीं कह सकते, हम भागवत नहीं कह सकते। तो ये मुझे लगता है बड़ा गलत है। जब ऋषि वाल्मीकि जी रामायण लिख सकते हैं, वेद व्यास 4 वेदों को लिख सकते हैं, महाभारत लिख सकते हैं, तो उनको कथा कहने का अधिकार क्यों नहीं हो सकता? इसलिए ज्ञान किसी की बापोती नहीं होती। ज्ञान ऊपर से आता है, वो ब्रह्मा जी देते हैं। वो किसको दे दें ये पता नहीं। गुरु नानक देव को भी दे सकते हैं, कबीर दास जी को भी दे सकते हैं, रसखान रहीम दास को भी दे सकते हैं। किसी को भी दिया जा सकता है। और उसको कहने का अधिकार सबको है। अगर उसका ज्ञान है तो वो कह सकता है। नहीं रावत जी, लेकिन ये बात तो बिल्कुल सच है। मैं तो आपको सुनता हूँ, आपकी चीजों को देखता हूँ, पर मुझे ये तो बताइए, ये बात तो सच है, आपने जो बात कही कि गांव देहात में तो आप वैसे भी नहीं छुपा सकते। अब एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं मेरे पास देने को, लेकिन बाबा रामदेव कौन है, उनका सरनेम क्या था, ये पता नहीं है क्या लोगों को? सबको पता है ना कि यादव ही थे, सबको पता है ना योग कराते हैं, सबको पता है ना आयुर्वेद की बात करते हैं। तो जिसके पास ज्ञान है उसको कौन रोक सकता है? जी बिल्कुल, एकदम। और आप अभी बता रहे थे वर्ण व्यवस्था अलग चीज है, जाति व्यवस्था अलग चीज है। ये इतनी कॉम्प्लेक्स कैसे हो गई है? मुझे स्क्रीन पर प्रभात जी भी नजर आ रहे हैं। प्रभात जी, बहुत स्वागत है आपका। लेकिन अब मैं डॉक्टर एस के दुबे सर, मैं आपके पास आ गया। दुबे सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैंने तो तस्वीरें भी देखी, मैंने उस बारे में जिक्र भी किया कि तुरंत उन दोनों ही पीड़ितों को पार्टी मुख्यालय बुलाया गया। अखिलेश यादव ने उनका मान किया, सम्मान किया। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ बांटने की राजनीति करती है, ये लोग हिंदू राष्ट्र तो कहते हैं, लेकिन ये कैसा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे जिसमें दलितों को, पिछड़ों को, यादवों को, और खास तौर पर ये तो आरोप भी है कि यादवों के ऊपर इस सरकार में सिर्फ और सिर्फ कुकृत्य हो रहे हैं। देखिए, अगर इसकी बात की जाए तो रोहित जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल जो घटना घटी उसमें हमारे जिलाध्यक्ष जो हैं समाजवादी पार्टी इटावा से, उन्होंने क्लियर कहा कि कल जो अराजकता तो थे, जिन्होंने थाने का घेराव किया, गांव का घेराव किया, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। समाजवादी पार्टी न्याय के लिए लड़ाई लड़ेगी। और सिर्फ इटावा ही नहीं, उत्तर प्रदेश के किसी भी छोटे से छोटे गांव में अगर इस तरीके की घटनाएं होगी या किसी को पीड़ित किया जाएगा, उसको दबाव डाला जाएगा, उसको परेशान किया जाएगा, तो हमारा एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता उसके लिए लड़ेगा जी। अब जहां तक बात आती है इस मैटर की, तो निश्चित तौर पर देखिए शुरुआती हालात क्या हैं, उसके आधार पर यह देखा गया कि भाई आज मैं हूं या आप हूं या कोई हो, हमारा संविधान क्या कहता है। हम अगर 302 का मर्डर भी करके आए, मैं वापस जुड़ूंगा। मैं समझ रहा हूं आप क्या कहना चाह रहे हैं। अब यही कहना चाह रहे हैं कि कानूनी तरीके से ही सारी चीजें होनी चाहिए ना। कोई हत्या भी करके आएगा तो कानूनी तरीके से ही कोर्ट में पेशी होगी ना। ये तुरंत के तुरंत ये कैसा हो जाएगा कि चुटिया भी काट दोगे, ट्रिमर से उसको गंजा कर दोगे, उसके ऊपर जिस तरह की चीजें आई हैं मैं उनको रिपीट भी नहीं करना चाहता। तो मैं बता रहा हूँ,
वही हाँ। तो मैं बता रहा हूँ हाँ। कि इस तरीके से अगर आप ही सब कुछ हो जाएंगे तो नहीं चलेगा। गलती तो की है निश्चित, ठीक है, उसने अपनी जात बताई नहीं बताई क्या किया वो ठीक है। अगर आपको इतना ही था तो आपको पहले तब इंक्वायरी कर लेना चाहिए था और उनसे कथा नहीं कराते। लेकिन चलो जो भी हुआ, लेकिन उसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप ही जज बन जाएं। तो निश्चित तौर पर, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि फिर पूरे समाज को टारगेट किया जाए। हाँ, ये भी गलत है। बिल्कुल। जिस तरीके से कल जो वो एक अहीर रेजिमेंट, वो भी भारतीय जनता पार्टी का एक पेड वर्कर कह सकते हैं उसको, एजेंट कह सकते हैं। दुबे जी, आप कि तो बातें बहुत अच्छी कर रहे हैं, बातें आप बिल्कुल ऐसी कर रहे हैं जो हर कोई सुनना चाहता है, और टीवी डिबेट्स में इस तरह की बातें हो जाती हैं। आप कह रहे हैं कानूनी तरीके से चीजें आगे बढ़नी चाहिए, लेकिन फिर जो विजुअल्स में देखता हूं जिसमें अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, यादव समाज जिंदाबाद, और उसके बाद रास्ते में जितनी गाड़ियां आई उन पर पत्थर बरसा दिए, पुलिस प्रशासन की गाड़ियों को बता रहा हूं, हाँ, यही तो वो उसने किया है। हाँ, वो जो गगन यादव है, हाँ, उसने युवाओं को भड़काया। हाँ, वो हमारी पार्टी से उसका कोई लेना देना नहीं है भाई। वही तो मैं बताना चाहता हूं कि जो कल की परिस्थिति बनी वो उसने इस तरीके का माहौल खराब किया, एक विशेष वर्ग को टारगेट किया जो कि नहीं होना चाहिए। ये दुबे जी आपने बहुत अच्छी बात कर दी। मेरे मन में तो ये था कि कहीं आप ये तो नहीं कर रहे उत्तर प्रदेश में 2027 में जो सियासत होनी है उस पर ये तो नहीं हो जाएगा कि ब्राह्मण वर्सेस यादव, ये तो नहीं हो जाएगा ना, जाति वाला खेल तो नहीं है ना इसमें। हम तो पीडीए को लेके चल रहे हैं। पीडीए में जो पीड़ित है वो भी है भाई। हाँ। पीडीए में जो दलित है वो भी है। हाँ। पीडीए में जो पिछड़ा है वो भी है। हाँ। अल्पसंख्यक वो भी है। लेकिन हमारा मतलब कानून, आज आपने देखा होगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान भी कि कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, किसी से कोई व्यवहार नहीं। हम सर्वोच्च उससे जांच की मांग करते हैं कि इसमें सही जांच हो और जो दोषी हो उसको सजा हो। ठीक है, बहुत शानदार बात आपने कह दी दुबे जी, आपने बहुत आसान कर दिया मेरे लिए आज के डिबेट को करवाने के लिए, संचालन करने के लिए, कंक्लूड करने के लिए। बहुत अच्छी बातें आ गई। मेरे साथ जो है इस वक्त प्रभात भी जुड़ चुके हैं। प्रभात, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या कुछ स्टैंड रहने वाला है। देखिए यहां पर दुबे जी ने तो बिल्कुल साफ कर दिया कि अगर यादव भी सड़कों पर आकर पत्थरबाजी कर रहे हैं तो वो भी गलत कर रहे हैं, उनको भी समझना चाहिए, जो भी चीज होगा कानूनी तरीके से होना चाहिए। तो ये तो हर कोई इसमें बिल्कुल 100% सेटिस्फाइज होगा इन बातों से, और होना भी ऐसे ही चाहिए। लोकतांत्रिक देश में तो ऐसी चलेगी। रोहित भाई, आपको और आपके सारे व्यूअर्स को और मेरे जो साथीगण पैनल में बैठे हैं उनको मेरा नमस्कार। नमस्ते। एक पंक्ति से शुरुआत करूंगा कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, परा रहन दो म्यान। ये पंक्तियां उस वक्त की हैं जब बाबा कबीर हुआ करते थे। ठीक है। और सामाजिक जो विषमताएं और जो व्यवस्था है, मैं इनकार नहीं करता, ये चीजें समाज के अंदर बहुत ही अंदर तक घर कर गई है। हाँ। हमारे पूज्य बापू ने इसी के खिलाफ तो वो आंदोलन छेड़ा था जी। और हमारी जो विचारधारा है वो इसी के खिलाफ खड़ी है। हम तो शुरुआत से कह रहे हैं। आपने अभी कहा कि दुबे जी ने कहा कि कानून के साथ रह करके कानून का पालन करने की जिम्मेदारी सबकी है और सब करें, तो ऐसा कोई कहने की बात नहीं है। दुबे जी कह रहे हैं या मैं कह रहा हूं या आप कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हम सबके दिल में संविधान है ना। संविधान जो हमें आदेशित करता है हम वही करेंगे। संविधान से इतर तो हम कुछ कर नहीं सकते। अब रह गई बात ये इस घटनाक्रम की। रावत जी ने बहुत अच्छा विश्लेषण किया, दुबे जी ने बहुत अच्छी बातें बताई। और अभी आपका जो प्रश्न था कि उस व्यक्ति का महिमा मंडन क्यों, तो आपको मैं एक चीज बताता हूं रोहित भाई। हमारे देश के अंदर रावत जी बैठे हैं, पूज्य हैं हमारे, दुबे जी हमसे श्रेष्ठ हैं। मेरी बातों को समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, ऐसी आशा रखता हूं। हमारे देश के अंदर एक ऋषि हुआ करते थे चारवाक। वो बिल्कुल व्यवहारिकता और सामाजिक जो व्यवस्था है उसके विपरीत बातें करते थे। वो कहते थे कि जीवम जीवेत सुखम जीवेत ऋणम लित्वा घृतम पिबेत। लेकिन हमने, हमारे इसी समाज ने उनको भी महर्षि का दर्जा दिया। जानते हैं रोहित भाई क्यों? उसके पीछे कारण है कि हम आलोचना को अपराध नहीं मानते। अभी आप मुझे बताइए, कोई भी व्यक्ति हो, किसी जाति किसी वर्ण का व्यक्ति हो, मुझे इस बात से लेना देना नहीं है। अगर वो भगवत कथा कह रहा है, समझिएगा मर्म क्या है इसका, अगर वो भगवत कथा कह रहा है तो कहीं ना कहीं से भगवान का नाम का स्मरण किया जा रहा है। लेकिन आपको एक चीज समझना पड़ेगा रोहित भाई, इस सरकार ने, जो अभी तत्कालीन सरकार है, योगी सरकार, इसने धर्म का जिस तरह दुष्प्रचार किया है, धर्म का जिस तरह दोहन किया है अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए, उसका ये दुष्परिणाम अभी आपको दिख रहा है रोहित भाई। ये सिर्फ और सिर्फ
भारतीय जनता पार्टी की जो विद्रोही और विक्षिप्त मानसिकता के लोग हैं, उनके द्वारा पनपाई गई ये व्यवस्था है। इसमें किसी जाति को मत लाइए आप। मैं कह रहा हूं, मुझे बहुत क्षोभ है इस बात से। मैं उसी वर्ण से आता हूं, लेकिन मुझे बहुत क्षोभ है कि किसी व्यक्ति को आप ऐसे कैसे कर देंगे भाई। कैसे उसका बाल मुंडन करवा देंगे आप? कैसे उसकी अस्मिता और उसकी इज्जत प्रतिष्ठा के साथ आप खिलवाड़ करने का काम करेंगे? ठीक है। अरे कर तो वो भगवान का नाम ही ले रहा था ना रोहित भाई। बस लास्ट कर रहा हूं। ले तो वो भगवान का नाम ही रहा था ना। बिल्कुल सही बात है, भगवान का नाम ले रहे हैं। हमने तो ऐसी भी कहानियां पढ़ी है ना कि गुंडे थे, डकैत थे, और कैसे फिर उन्होंने इतना बड़ा ग्रंथ लिख दिया। मैं नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि हर कोई जानता है इन चीजों को, मैं रिपीट भी नहीं करना चाहता। लेकिन प्रभात, मैं आऊंगा आपके पास दोबारा, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बात सिर्फ कथावाचन की नहीं है, अब तो बहुत सारी चीजें और आ गई। महिलाओं को छेड़खानी, वो FIR, फर्जी आधार कार्ड, सारी चीजें सामने आ गई, उसमें फ्रॉड भी है, 420 भी है। मैं इस पर बात करूंगा। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार कुमार राकेश जी भी जुड़ चुके हैं। राकेश जी नमस्ते आपको। मुझे प्लीज आप बता दीजिए इस पूरे मामले को लेकर। अखिलेश यादव कह रहे हैं बीजेपी बांटने की राजनीति कर रही है। प्रभात कुमार यहां पर मेरे साथ है, कांग्रेसी प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने बेड़ा गर्क कर दिया, धर्म के नाम पर सिर्फ और सिर्फ बांटने का काम किया। और योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि मुझे साजिश की बू आ रही है, 2027 से पहले सूबे को झोंकना था इस आग में। आपका एनालिसिस क्या कह रहा है अब तक? नहीं, अभी मैं सुन रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता भी बोल रहे हैं जातिवाद की राजनीति किसने शुरू की? देश के 2014 के पहले, और उस जातिवाद के चक्कर में भाजपा भी आ गई आज की तारीख में। वो भी जातिगत जनगणना की बात कर रही है। ये बात को समझिए। तो पूरे देश को जातिवाद और क्षेत्रवाद के राजनीति में झोंक करके आप देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कोई भी हो। रही बात आज की तारीख में 2027 में यूपी में चुनाव है, ठीक है, यूपी में चुनाव है, तो विपक्षी दलों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि किस मुद्दे पे भाजपा सरकार को घेरें। और इस घेरने के चक्कर में उन्होंने नए रोज इशू, नए बबलगम जैसे इशू लाते हैं, वो गुब्बारा फटता है और फिर कुछ होता नहीं है। तो उस परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे और समझेंगे तो लगेगा कि वास्तव में बांटने वाली राजनीति कौन कर रहा है। नहीं, लेकिन राकेश जी एक चीज तो आप भी मानेंगे, आप बहुत सीनियर हैं, आपको हम देखते हैं सुनते हैं। मुझे आप बताइए, आप ऑन द स्पॉट फैसला कर दोगे क्या? ये तालिबान थोड़ी है, ये तो डेमोक्रेटिक कंट्री है ना। कोई चीज अभी प्रभात जी कह रहे थे, दुबे साहब कह रहे थे, अभी वो मुझे समझा रहे थे कि खून भी करके आ जाएंगे। तो एक तरीका है ना, प्रोविजन है ना, सरकार लेकर जाएगी, पुलिस लेकर जाएगी, कोर्ट लेकर जाएगी, कोर्ट में ट्रायल चलेगा। ऑन द स्पॉट फैसला कैसे हो जाएगा? हम तालिबान में थोड़ी रहते, हम तो हिंदुस्तान में रहते हैं। मैं आऊंगा आपके पास, इसी चीज का जवाब मुझे प्लीज रावत जी आप दे दीजिए। आप क्योंकि पॉलिटिकली भी और सोशली भी आपके साथ पूरा समाज जुड़ता है, मुझे बताइए ये तालिबान थोड़ी है। और जो बात कह रहे हैं कि 2027 सिर्फ यादवों की राजनीति करके तो अखिलेश यादव आएंगे ही नहीं, सिर्फ चुनिंदा ब्राह्मणों को लेकर या चुनिंदा ठाकुरों को लेकर तो योगी आदित्यनाथ भी वापस रिपीट कर नहीं सकते। इससे फायदा कैसे होता है? देखिए रोहित जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप तो बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं सर। जाति की राजनीति आज की नहीं है, ये बड़ी पुरानी चल रही है, पहले भी हुई है। हाँ। अभी तो बहुत कम है, ये अभी तो बहुत कम हुई है योगी जी के आने के बाद में, मोदी जी के आने के बाद में। लेकिन लोग बोलते हैं कि पिछले 10 सालों से, जब से मोदी जी आए 11 साल से, राजनीति, जातिगत राजनीति ज्यादा बढ़ गई। ऐसा नहीं है। मायावती की बात आपको याद होगी, तलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, और उसके बाद में ब्राह्मण और दलित एक हुए और वहां पर सरकार का परिवर्तन हुआ। आपने पता है कि मायावती जी पूर्ण मोहब्बत की सरकार आ गई। उसके बाद में यादवों का और मुसलमानों का गठबंधन हुआ। ये जातिगत गठबंधन नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजनीति तो हमेशा से जाति के अंदर ही झोंकी जाती रही है, चाहे वो ब्राह्मण की बात हो, चाहे वो ठाकुरों की बात हो, चाहे वो जाटों की, गुजरों की बात रही हो। यानी कहीं ना कहीं सारी की सारी टिकटें, उनका जो निर्धारण होता है वो जातिगत आंकड़ों पे ही होता है। हाँ। कि कौन से जिले के अंदर, कौन सी तहसील के अंदर, कौन से विधायक क्षेत्र में कौन से परसेंटेज की जातियां हैं। हाँ। उसके हिसाब से दी जाती हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट का मामला आ जाए, चाहे वो शूद्र का मामला आ जाए, चाहे वो अपर कास्ट का मामला आ जाए। इसलिए इससे तो हटाया ही नहीं जा सकता, ये हटना भी संभव नहीं है। और ये जातिगत गणना के पीछे भी कारण यही है। हाँ। कि जो पीछे पड़े हुए हैं कि जातिगत गणना होनी चाहिए, जातिगत गणना होनी चाहिए, जिससे कि आप अपने वोट बैंक को साध सकें। हाँ। और उनके ऊपर हमला कर सके या उनको बहला फुसला सकें और दूसरे अपर कास्ट पर हमला कर सकें। तो ये इसको आप हटा नहीं सकते। इसलिए जिस पार्टी को मौका लगता है, जिसको देश से प्यार नहीं है, जिनको अपनी राजनीति चमकानी है, वो लोग इस प्रकार के हथकंडे करते रहे हैं,
कर रहे हैं और करते रहेंगे। इसके अंदर आम आदमी झुलसता रहेगा और वो झुलसता रहा है, इसलिए आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। इसमें जैसे ही मौका मिलता वैसे ही नेता उसको लपकने की कोशिश करते हैं, चाहे वो मुद्दा दलित के मामला आ जाए। अगर दलित का मामला होता तब तक सारी पार्टियां एक सुर में बोल रही होती, अभी तो कम ही बोल रही हैं। अभी तो अखिलेश जी बोल रहे हैं, बाकी सब बोलना शुरू कर देते, इसलिए इसको आप डिनाई नहीं कर सकते रोहित जी। ठीक है, दुबे जी मैं आपके पास आ गया। दुबे जी मुझे ये बताइए, जो सवाल मैंने पूछा, देखिए 2027 तो सबके सामने होगा ही होगा, वो मैं चाहता हूं कि होगा ही, वो हमारे देश का एक कल्चर भी है। रावत जी कह रहे जाति कहीं जा भी नहीं सकती, ये भी सच है, क्योंकि जो हमारे पॉलिटिकल नेता है वो जाने भी नहीं देंगे। अभी कितना बड़ा मुद्दा था कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, जातीय जनगणना होनी चाहिए, जातीय जनगणना होनी चाहिए, और अब बीजेपी भी उसी पिच पर आ गई है। लेकिन मुझे बताइए, चुनिंदा यादवों की राजनीति करके आप पीडीए का जिक्र कर रहे हैं, आप ही समाजवादी पार्टी कहती आई है ना कि योगी सरकार जो है तो ब्राह्मणों के विरोध में, आप ही लोग कहते आए ना, तो आज क्या, अभी क्या स्थिति योगी आदित्यनाथ की, बीजेपी सरकार की आप आंक रहे हैं? विपक्ष बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मैं तो मानता हूं विपक्ष के पास भी। देखिए, अगर आपने आंकड़े की बात की तो आपको मैं बताना चाहता हूं, आपको भी शायद मालूम ही होगा कि सबसे ज्यादा मर्डर अगर किसी के हुए हैं इस सरकार में तो पहले नंबर पे ब्राह्मण है, दूसरे नंबर पे मुस्लिम है। हाँ। एनकाउंटर के नाम पर मर्डर किए हैं भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार में। खैर ये अलग विषय है, लेकिन इसके साथ हम उसको नहीं जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि आपने बोला इसलिए मैंने इसको बोल दिया। लेकिन ये सच है कि समाज में परिवर्तन एकदम नहीं आएगा। देखिए, मैं पॉलिटिकल बात से हटके बात कर रहा हूं। आपने भी देखा होगा रोहित जी, और हमने भी देखा है कि पहले एक आदमी जो मल ढोता था, आप सोचिए कस्बों की स्थिति या शहरों की स्थिति कैसी थी, बताइए वो कितना 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर चल के इकट्ठा मल करके और दूसरी जगह डालता था, कितना निंदनीय था। लेकिन वो बरसों चला और बरसों चला, एक समय फिर ऐसा आया कि उसका अंत हुआ। हाँ। तो निश्चित तौर पर कुरीतियों का अंत होना स्वाभाविक है। हाँ। सती प्रथा क्या थी? हाँ। एक जिंदा औरत को आप अग्नि में बिठा देते हो, उसकी इच्छा ना हो, मैं हिंदू होने के नाते पोखरियाल मेरा सरनेम है, मैं मानता हूं आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। मेरे धर्म में, सनातन धर्म में त्रुटियों को ठीक करने का भी कुछ ना कुछ व्यवस्था की गई है। 3 तलाक ठीक था, 3 तलाक हटवाया सरकार ने, 3 तलाक बढ़िया था, वो भी तो त्रुटि थी। 3 तलाक भी उसी तरीके से, जो महिला, देखिए महिला का दर्द महिला ज्यादा जानती है। और ये देश का दुर्भाग्य है, चाहे हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, जब भी महिला प्रताड़ित की जाती है तो उसमें कहीं ना कहीं महिला का ही हाथ होता है। आप जो दहेज प्रथा के केस देखिए, एक सास होती है वो भी महिला होती है, नंद होती है वो भी महिला होती है। हाँ। लेकिन बहू को प्रताड़ित किया जाता है पैसों के लालच में, और कितनी मौत के घाट उतर गई। और इसमें भी बहुत सारी चीजें, ये भी क्रिमिनल केसेस हो जाते हैं। 90% केसेस फेक भी थे, देखिए डाउरी वाले, लेकिन आज वो टॉपिक नहीं है। थे, मैं मानता हूँ। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं अन्याय महिला के द्वारा महिला के साथ होता है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज का परिवर्तन एकदम नहीं हो सकता है, धीमे धीमे परिवर्तन होता है। मैं वापस आ जाऊंगा, एक रिएक्शन में जल्दी से ले लेता हूं। प्रभात मेरे साथ है। प्रभात, मुझे बताइए, ये जो जाति वाला फैक्टर अभी है, इस पूरे मामले को लेकर भी तमाम चीजें सामने आई। पहले आया यादव वर्सेस ब्राह्मण, ऐसी भी तस्वीरें थी कि कई ब्राह्मण गांवों के बाहर पहुंच गए, बड़ी संख्या में यादव, और जिनका नाम लिया अभी दुबे जी ने, वो ऐसा कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी से जुड़े, लेकिन वो क्लियर कर रहे हैं हमारी पार्टी से नहीं है, उनका सरनेम भी यादव है। जाति तो नहीं जाएगी ना कहीं? राहुल गांधी भी कहते आए हैं हम तो चाहते हैं जाति जनगणना। भाई आपके प्रश्न का जवाब दूंगा, लेकिन राकेश जी ने जातिगत जनगणना को इस मामले से जोड़ दिया, तो मैं उनको बता दूं, जातिगत जनगणना का उद्देश्य जो समाज में अंतिम पायदान पे खड़े लोग हैं, उनका सामाजिक और आर्थिक उद्धार सुनिश्चित करने के लिए है। इसको आप जातिगत जनगणना से मत जोड़िए, पहली बात। दूसरी बात, हमारे रावत जी कह रहे थे कि मोदी जी के आने के बाद कम हुआ है जातियों की बातें। अरे साहब, मोदी जी तो स्वयं खुद को अति पिछड़ा बताते रहे हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है प्रभात जी? इसमें प्रॉब्लम क्या है? रोहित जी थोड़ा मैं सिर्फ आपको काउंटर कर रहा हूं। मेरे देश, मेरे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी गौरवान्वित होकर गर्व के साथ अपने नाम के आगे पंडित लगवाते थे कि नहीं लगवाते थे? क्या प्रॉब्लम है इसमें, मुझे बताइए ना। अब मुझे बोलने दीजिएगा रोहित जी, बताइए। आपको काउंटर करना है, बिल्कुल कीजिएगा, मैं पूरा आपको देता हूं। प्लीज बोलिए। मोदी जी ने खुद को कहा, मोदी जी ने स्वयं को कहा ओबीसी, ये देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। दूसरी बात,
यहाँ यही नहीं रुके, हाँ। सदन में खड़े होकर के बताया गया कि कितना ओबीसी मंत्री है, कितना एससी मंत्री है, और एसटी पर तो एक कदम आगे चले गए। हाँ। महामहिम के बारे में इन्होंने कहा कि हमने एसटी शेड्यूल ट्राइब से आने वाले लोगों को महामहिम बनाने का काम किया। क्योंकि सर आपसे ये सवाल इनकी पूछे थे जात कि राजनीति आप लोगों ने कितनों को टिकट दिया, कितनों को बनाया सर। रोहित जी सुन हाँ, लीजिए, हाँ। अभी यही खत्म नहीं हुआ है। हाँ। और जिस योगी जी का गुणगान कर रहे हैं ना, ये योगी जी तो हनुमान जी की भी जाति ढूंढ रहे थे। आप जरा सा जाइए ना, इनका इतिहास उलट के देखिए। मैंने किया नहीं क्वेश्चन, मैंने बोला नहीं क्या ये बातें। कलंकित इतिहास है इनका। हाँ। कि अगर आप इतिहास पलटिएगा तो सारे चेहरे इनके दागदार निकलेंगे। जाति में किसने बांटा? आज जो घटनाक्रम हो रहा है जी, आज जो घटनाक्रम हो रहा है, सरकार का है भाई। हाँ। कहाँ है सरकार का इकबाल? कहाँ है बुलडोजर सरकार का? क्यों नहीं निकल रहा बुलडोजर? कहाँ बैठी है सरकार? कौन है योगी आदित्यनाथ जो हर बात में बुलडोजर लेके चलते थे? दिखाएंगे बुलडोजर आज? है हिम्मत उनकी? दावे के साथ कहता हूं हिम्मत नहीं हो सकती योगी आदित्यनाथ की। क्या बात करते हैं आप रोहित भाई? सवाल है कि प्रश्न तो पूछा जाएगा ना। हाँ। कि कानून दोनों के लिए बदला नहीं जा सकता। बिल्कुल होना चाहिए वो सवाल, बिल्कुल पूछा जाएगा। ये प्लेटफॉर्म आप ही का है। 5 की पड़ताल में कोई अपना चेहरा चमकाने के लिए थोड़ी कर रहा हूं। ये यहां से वही मुद्दे उठने चाहिए। और मैंने योगी आदित्यनाथ जी को लेकर जिस तरीके के आरोप थे वो भी सामने सामने पूछा। ये मेरा ही दुर्भाग्य होगा शायद कि आज बीजेपी की तरफ से कोई मुझे मिला नहीं अभी अपने पैनल में, लेकिन कोई बात नहीं, जो भी चीजें होंगी निकलेंगे यहां से। इसमें पॉलिटिक्स भी 7वें आसमान पर पहुंची हुई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। आज भी अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जाति की राजनीति करने का आरोप लगाया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आरोपों का जवाब भी दिया। सुनिए। जाति संघर्ष वो लोग कराना चाहते हैं जो भगवानों को भी अपनी जाति से जोड़ते हैं। जो लोग संविधान के खिलाफ हैं वो आरक्षण के खिलाफ हैं। जब वो सीधे सीधे आरक्षण के खत्म करने के लिए आरक्षण के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, तब वो सोशलिस्टों की बात कहते हैं कि सोशलिज्म शब्द हटना चाहिए। और जिन लोगों का दिल और दिमाग नफरत से भरा हुआ है, नकारात्मक राजनीति से भरा हुआ है, वो जो बांट करके समाज में दीवार खड़ी कर करके जो राजनीति करना चाहते हैं, जातियों में धर्म में भेदभाव पैदा कर करके वोट लेना चाहते हैं, वो लोग सेकुलरिज्म और सोशलिज्म के खिलाफ हैं। और मैं आप साथियों से कहना चाहता हूं। तो अखिलेश यादव को आपने सुना। एक जबरदस्त पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दुबे सर मेरे साथ है। इसके अलावा मेरे साथ एच.एस. रावत साहब हैं, जाने माने धर्माचार्य हैं, और कांग्रेस के तक को रुख रखने के लिए मेरे साथ प्रभात लगातार बने हुए हैं। रावत जी, एक बार फिर से मैं इस सेशन की शुरुआत भी आपसे कर रहा हूँ। शुरुआती दौर में जैसा अखिलेश यादव को तो मैंने सुना दिया, लेकिन योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं कि पहले जो है जो यूपी में दंगे होते थे वो नहीं हो पा रहे, इसलिए लोगों में दिक्कत है। अभी दुबे जी, अभी प्रभात ने बताया कि किस तरीके से भगवानों को भी जाति के रंग में ओढ़ने का प्रयास हर कोई कर रहा है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जातियों को आगे करके इस संघर्ष को पूरे उत्तर प्रदेश में फैलाना इनकी साजिश थी, और अब जल्दी इसको लेकर उनकी सरकार, उनकी पुलिस बड़ा खुलासा भी कर सकती है। ऐसा नजर आ रहा है क्या आपको? इस तरह का षड्यंत्र भी हो सकता है क्या? योगी आदित्यनाथ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ। मैंने तीनों चारों शासनों को देखा है, नेताजी के तीनों शासन को देखा है, अखिलेश का भी देखा है, मायावती का भी देखा हुआ है, कल्याण सिंह का भी देखा हुआ है। उस समय पर जब मुलायम सिंह जी थे, उस समय पर हर जो थाने जो होते थे, मैक्सिमम थानों में यादव इंस्पेक्टर होता था, या एसएचओ होता था, या सीओ होता था, मैक्सिमम में। और ज्यादा जितने हो सकते थे उन जिलों के जो एसएसपी थे और एसपी थे वो सब यादव ही थे जी। और वहां जरा सा भी कुछ बोलने पर जो वहां पर गुंडागिर्दी की स्थिति जो थी उत्तर प्रदेश के अंदर, उसको बखूबी देखा है। और जिस प्रकार से वहां बूथ कैप्चर होते थे उसको भी बखूबी देखा है। और जिस प्रकार से जबरदस्ती जिलाध्यक्ष बनाए जाते थे, साम दाम दंड भेद की नीति के ऊपर, वो किसी से छिपा नहीं है। अगर उस समय का अखबार उठा करके देखोगे तो अखबार वालों के ऊपर भी उस समय लाठीचार्ज किए जाते थे। और उस समय सपा के जो गुंडे थे वो ऐसा करते थे। और हल्ला बोल जो अखबारों के खिलाफ, पत्रकारों के खिलाफ जो कार्यक्रम नेताजी ने चलाया था, वो भी किसी से छिपा नहीं है। इसलिए जाति का मामला जो है बड़ा विचित्र रहा है। और ये मायावती ने भी खूब किया, नेताजी ने भी खूब किया। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो मैंने अभी पिछले 7 साल से शासन देखा है, हाँ। मुझे इस प्रकार की कोई स्थिति दिखाई नहीं दी जहां जातिगत मामला है। योगी जी एक साधु हैं
और साधु इस प्रकार की चीजों से दूर रहते हैं। उनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन वो आरोप सही नहीं है, क्योंकि मैं एक न्यूट्रल होकर के बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं एक धर्मगुरु के तौर पे यहाँ बात कर रहा हूं। मुझे तो जो वो बात कहनी है कि जो राज्य के हित में हो, देश के हित में हो और पार्टियों के हित में हो। इसलिए आप रोहित जी इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि उस समय के शासन कालों में बड़ा आतंकवाद रहा है, गुंडागर्दी रही है और लोग आतंकित रहे हैं। कल्याण सिंह जी के शासनकाल में ये दब गए थे और इस समय अब आदरणीय योगी जी के शासनकाल में बड़े चैन और अमन की जिंदगी और विकास की लहर चल रही है। मैं समझ रहा हूं प्रभात आप कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रभात मैं तुरंत आ रहा हूं, एक बार राकेश जी के पास हुआ हूं। प्रभात बस मैं दो ही बातें कहूंगा। रावत जी पत्रकारों की बात मैं वापस आऊंगा, कुछ ऑडियो का प्रॉब्लम भी आ गया। राकेश जी मैं आपके पास आ गया। राकेश जी अभी आप जुड़े थे मेरे साथ, मैंने दूसरा काउंटर क्वेश्चन किया, इतने में शायद नेटवर्क इशू हो गया, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा। मैं तो ये बोल रहा था कि जब हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री रिस्पेक्टेड जवाहरलाल नेहरू साहब गौरवान्वित होकर अपने नाम के आगे पंडित लगवाते हैं तो क्या दिक्कत है? क्योंकि प्रभात ने आरोप लगाया कि मोदी जी खुद अपना बताते हैं, मैं ओबीसी से हूं, मैं ओबीसी से हूं, हमने ओबीसी का इतना किया, हमने आदिवासी को एक बड़े पद पर पहुंचाया। प्रॉब्लम क्या है इसमें? हेलो राकेश जी आवाज आ रही है? हाँ, एक्चुअली मैं स्कॉटलैंड में हूँ और विकसित भारत कॉन्क्लेव में ज्वाइन करने आया था, तो एक्चुअली मैं ट्रैवल कर रहा था, लेकिन आपने ऐसी बात कही और आपके चैनल की बात थी, तो मुझे सोचा ज्वाइन किया जाए और कुछ बात को सामने रखी जाए। जो जितनी बातें मैं पहले इसका सुन रहा था, कांग्रेस पूर्वाग्रह से ग्रसित है देश के लिए, देश के विकास के लिए, अन्य कर्मों के लिए। रही बात जो अभी मान जी बता रहे थे, उसमें पूरी की पूरी सत्यता है। और तीसरी बात जो सपा के लोग बोल रहे हैं, जो सही उन्होंने कहा कि हल्ला बोल किसने करवाया था, विकास की बात कहाँ की, जातिवाद किसने बढ़ाया था, किसी से छुपा हुआ तो है नहीं। सबको पता है कि सत्यता क्या है और सत्यता नहीं है। देश के इतिहास का खिलवाड़ किसने किया, देश के इतिहास को डिस्टॉर्ट किसने किया, तेजो महल को ताजमहल किसने बनाया? अरे किस इतिहास से खिलवाड़ किया राकेश जी? बनाया जितने हमारे वरिष्ठ पत्रकार मुस्लिम नाम लेकर के नाम करके कौन सा देश का भला किया? जो बात है हमारी जो जिसमें मुखबिरी करते थे ये लोग, हमारे देश की जो प्राचीन सभ्यता थी, हमारे खिलवाड़ कर दिया। या 60 रुपए की पेंशन लेने वाले जातिगत जनगणना से क्या 60 रुपए की पेंशन लेने वाले के इतिहास से खिलवाड़ हो गया। जाति में लोग करके क्षेत्र में लड़ा के अपनी राजनीति की, चाहे कोई पार्टी हो। मैं सबको बोलता हूं, मैं जो जर्नलिस्ट बात कर रहा हूं आपसे, लेकिन जो बातें आज की तारीख में हो रही है, पिछले 2014 के बाद जो हुई है, पहले हुई क्या? हर महीने जो 30 किलोमीटर बदलिए, पहले बनी क्या? पत्रकार महोदय चश्मा बदलिए। 200 से ऐसे कभी बनी? जो विकास की बात करो, हम आपके ओछी राजनीति पढ़ना नहीं चाहते, चोटू मुझ में कंसर, आपको बकवास करना है करते रहो, जाति में देश को उलझाते रहो, मुझे नहीं उलझना। हम देश के सभी जैसे नागरिक हैं, हम देश की विकास चाहते हैं, देश का भला चाहते हैं। 7,000 ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनी पत्रकार हुए बच्चों के फोटो निकालने पर जेल भेज दिया जाता है। क्या बात करते हो? ये बकवास की जा रहे हैं। बात विकास की बात करेंगे नहीं, विकास को नकार क्या करेंगे? कौन से विकास की बात कर रहे हो? बुलडोजर विकास होता है क्या? राष्ट्रद्रोह की बात करते हैं, शर्म नहीं आती? बुलडोजर अभी यहाँ क्या बात कर रहे हैं आप? बात मुद्दा जो है, मान लिया उसने ये मुखबिरी करने वाले हमें विकास की बात समझा रहे हैं कि तालिबान नहीं है। मैं सहमत हूं रोहित जी की बातों से, तालिबान नहीं है, लेकिन जिसने भी गलती तालिबान से बदतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं आप लोग। लेकिन इसको पॉलिटिक्स का रंग देना, देखिए इसमें भी कहीं कहीं सपा के आएंगे लोग, इसमें शामिल होंगे। अब भाजपा के लोग वो भी नहीं बख्शे जाएंगे। योगी आदित्यनाथ तुम्हारा सीएम है। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ प्रभात, मैंने आपकी बातों को भी सुन लिया। राकेश जी मुझे पता है, मैं आ रहा हूँ आपके पास। प्रभात जी मैं आ रहा हूँ। प्रभात जी निर्णय होगा, न्याय होगा, लेकिन इसको इस तरह जातिगत रंग देना, राजनीति का रंग देना कहीं से न्यायोचित नहीं है, न्यायोचित नहीं दिखता। मतलब जाति पूछ करके जाति के कारण करवा दिया। आधार कार्ड बनाना गलत जाति में क्यों बनाया गया? आधार कार्ड में फर्जीवाड़ा किसने किया? अरे जाति पूछ के ही मुंडन करवाया पत्रकार महोदय। कहा कि पत्रकार आपको कुछ पता ही नहीं है, टीवी पर आ गए बस चेहरा दिखाने होंगे। टीवी पर चेहरा दिखाने से पत्रकार थोड़े हो जाता है। आपको पता है क्या हुआ है वहां घटना? जाति के कारण उनका मुंडन करवाया गया। अरे भाई किसने किया? समाज के लोग हैं ना, वो किसी पार्टी के लोग। अरे कोई ये समाज के लोग नहीं हो सकते, ये दुर्दांत अपराधी है समाज के लिए, ये अपराधी है समाज के लिए। अरे तो हम उसमें हम भी अपराधी हैं, हम भी अपराधी हैं। समाज को समानता में नहीं लाए, इस बात को नकार नहीं सकते आप, जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। समझिए बात को। अरे समाज अपराधी हम भी हैं, समाज को समानता पर नहीं ला पाए। संविधान निर्माताओं ने समानता की बात कही थी, हम समान हैं क्या? अरे अपने दिल से पूछे पराये दिल का हाल। राजनीति करने से नहीं होता प्रभात जी।
समझ रहे हैं? तो हम लोग संवेदनशील नागरिक हैं। मुद्दे की बात कीजिए, सच बात कीजिए आप। भाजपा क्या व्यक्ति है? ठीक है, मैं स्कॉटलैंड में हूँ, यहाँ विकसित भारत की बात हो रही है। यहाँ पे कई एमएसपी भारत की बात कर रहे हैं, उस मुहिम में शामिल हो रहे हैं। कि ये समाज की बात है, मतलब कानून नहीं है। हम कबीलाओं में जी रहे हैं, भारत अभियान में शामिल ये हुए हैं। देश को 500 साल पहले ले जाना चाहते हैं, यही इनकी मानसिकता है। इस भारत को समझिए, भारत कहाँ जा रहा है? आप भारत के विकास के मुहिम में शामिल हुई, चाहे जिस जाति। अरे आप विकास कहाँ कर रहे हैं? कोई मतलब नहीं है, लेकिन भारत से बड़ा कोई नहीं। ठीक है, हो गया। कहते हैं कि समाज मुझे लगता है हमारी टीम भी सेटिस्फाई हो गई होगी। प्रभात और राकेश जी को सुन के हमारी टीम भी सेटिस्फाई हो गई होगी। टू विंडोज भी बन चुकी है। अब एक एक करके वापस आ जाते हैं। डिबेट है, सिर्फ 1 to 1 और 2 by 2 नहीं है। मेरे को ये राकेश जी, आप, मैं जानता हूं कि आप स्कॉटलैंड में जितना आप जुड़ना चाहें उतना आप जुड़ सकते हैं। आप जुड़े हैं, अगर आप बात भी रखेंगे मैं आगे भी आपके पास आ रहा हूं। ठीक है प्रभात अब सुनिए तो सही, पूरा टाइम आप बोल रहे हैं, पूरे टाइम आप स्क्रीन पर रहे हैं, आपको भी पता होगा। मैं वापस आ रहा हूँ राकेश जी। प्रभात जी मुझे तो बताइए। नहीं, और इनकी भाषा है प्रभात जी सुनिए। अच्छा प्रभात जी मुझे बताइए, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि इस मामले में योगी सरकार एक्शन नहीं लेगी? उसको तो लेना पड़ेगा ना। नहीं, सरकार का इकबाल खत्म है, सरकार कुछ है ही नहीं, आप मानते हैं? क्योंकि आपकी नहीं है। प्रभात जी कमाल स्थिति है साहब, सरकार देश की होती है, राज्य की होती है। रोहित जी, हाँ जी, इतना तो ज्ञान कम से कम यहाँ बैठे सारे लोगों को होगा। मुझे तो बताइए प्रभात जी, आप चाहते हैं इस मामले में बुलडोजर चले? प्रभात जी आप चाहते हैं इस मामले में भी बुलडोजर चले? हम लड़वाएंगे दूसरे को शामिल वही करेंगे। बात मैं पूछ रहा हूँ, अपने कर्तव्य को भूल गए होता है कि अपने अधिकारों की बात करते थे, हम आज भी हैं, लेकिन इसका जब हम कौन तय उस पर करेगा? बोलते थे तो राकेश जी जैसे वो जो गलती की है सजा मिलनी चाहिए उसको। राकेश जी मैं आ जाऊंगा आप दोनों के पास, प्लीज आप दोनों को अब रुकना पड़ेगा प्लीज। मेरे साथ 2 और एक्सट्रीम पैनलिस्ट बने हुए हैं। दुबे जी मुझे बताइए, जो बातें यहाँ पर कह दी, जो बातें यहाँ पर प्रभात जी ने कही, वो तो बिल्कुल लाइन टू लाइन में समझ पा रहा हूँ। अखिलेश यादव का ही बातों को आगे बढ़ाया। समाज क्या समझेंगे, किस समाज की बात कर रहे हैं? दुबे जी प्लीज, मैं आपकी बातें गई है सर। प्रभात जी प्लीज अपने साथी दुबे जी को तो बोलने दीजिए। दुबे जी प्लीज, राकेश जी मैं आ रहा हूं। दुबे जी प्लीज, दुबे जी प्लीज। देखिए रोहित जी, जहां तक जो रावत जी ने और राकेश जी ने बात की जी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में अगर सबसे बेस्ट हाईवे अगर किसी ने बनाया तो वो मेरी सरकार है। इसको हम बहुत ही गर्व के साथ कह सकते हैं, और मैं ही नहीं, इस चीज को आप भी कहेंगे और राकेश जी भी कहेंगे कि नहीं, ये गर्व की बात है कि एक एक्सप्रेस वे किसी काबिल मुख्यमंत्री ने बनाया था। आप क्या बात करते हैं? लखनऊ में अगर मेट्रो जो चलाई, उस आज 11 साल होने के बाद भी मेट्रो आगे नहीं बढ़ पाई। किसने बनाई मेट्रो? देखिए, जब समय टाइम मिलता है, अब ये सारी चीजें मैं जान रहा हूँ इंटर रिलेटेड चीजें हो गई होंगी, जनता भी कह रही होगी। बात चल रही थी इटावा की, अब आ गए हम एक्सप्रेस वेज पर। हाँ सर, हल्ला बोल तो तब बोला जाता है जब सरकार निकम्मी हो जाती है। जब सरकार कुछ नहीं करती है तब हमें हल्ला बोलना पड़ता है, लोगों को निकलना पड़ता है। उस पर तो पूरी मूवी बनी है। दूसरी चीज, मैं ब्राह्मण समाज से हूँ। हल्ला बोल आपने मीडिया की आवाज को बंद करने के लिए किया था। हल्ला बोल आपने जातिवाद के नारे पे किया था। हल्ला बोल आपने समाज को तोड़ने के लिए किया था। हल्ला बोल की बात करते हैं। क्या नाम था उनका, नाम भूल रहा हूँ, जो रेल मिनिस्टर थे, और दूसरे थे हमारे नेताजी, जिन्होंने अपने समाज के उत्थान के लिए किया। अगर आज उनके नेताजी के पैटर्न पर सब देश के जितने भी MP MLA होते तो कोई भी गांव शिक्षित होने से नहीं बचता। दुबे जी आपने बोला अपने समाज के लोगों के लिए, अपने समाज के लोगों के लिए, मतलब वो उन चीजों को लिमिट कर दे, बाउंड्रीज में डाल दे, बाउंड्रीज में डाल दे। मैं अपने समाज का ही काम करूंगा, अपनी जाति वाले का काम करूंगा, ये तो नहीं चलेगा शायद, मुझे लगता है हमारे देश में अब, या यही चलना चाहिए। शांति अच्छी लगी मुझे। HS रावत साहब मैं आपके पास आ गया। मैं जिस समाज का हूं उसी समाज का भला करता रहूं तो देश का भला हो जाएगा, ऐसा रहेगा क्या? और फिर हम जाति 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 करते रहेंगे? दुबे जी को पार्टी के प्रवक्ता तो हैं, लेकिन इनको हकीकत और सच्चाई नहीं पता कि उस समय पर जो शासन रहे समाजवादी पार्टी के, जितना आतंकवाद था और जितना आतंकवादियों को सपोर्ट किया, जितना शिक्षा माफिया थे, जितने नकल के जो नकल भरमार हुई, जो स्कूलों को लाइसेंस दिए गए, डिग्री कॉलेजों को लाइसेंस दिए गए, उन्होंने बच्चों का भविष्य खत्म कर दिया।
उत्तर प्रदेश की शिक्षा नीति को इतना खत्म किया था, उसका मैं उदाहरण हूं, क्योंकि मेरे सामने ये सब चीजें हुई हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। और जहां ये एक ही रोड को गाए रहते हैं हर वक्त 5 साल में कि ये रोड बनवा दी एक्सप्रेस वे, उस समय के सड़कों के हालात देखें, उस समय के सड़कों के हालात देख लिए जाएं। और मुलायम सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे उस समय की भर्ती घोटालों को देख लिया जाए और आज सीबीआई इंक्वायरी करा दी जाए तो पता चलेगा कितने यादव उस समय भर्ती हुए थे। पूरे उत्तर प्रदेश में यादवों का बोलबाला था, बाकी कोई दूसरा तो बोलने वाला था ही नहीं, यादव और मुसलमानों का बोलबाला रहा है। इसलिए इनको अपडेट होने की आवश्यकता है। क्योंकि मैंने बड़ी बारीकी के साथ उस समय अध्ययन किया है कि जो अत्याचार किस प्रकार से जो उत्तराखंड के लोग अपना हक मांगने के लिए आ रहे थे, किस प्रकार से उनके ऊपर गोलियां चलवाई थी, किस प्रकार महिलाओं के साथ अत्याचार किए थे, वो किसी से छिपी हुई बातें नहीं है। इसलिए इनके अत्याचारों की दुनिया त्राय त्राय करती रही थी। अब ये जो मर्जी बोले कि एक सड़क बनवा दी, एक मेट्रो बनवा ली, अगर 5 साल में अगर एक मुख्यमंत्री एक सड़क बनवा देता और एक मेट्रो का नहीं, काम पर करा देता वो उसको लेकर भी बीएसपी कहती है शुरू हम नहीं कराया था, फिर मुलायम जी की सरकार आ गई तो उन्होंने रोक दिया, फिर उन्होंने करवा दिया। हालांकि ये सोच बहन जी की थी, ऐसा बीएसपी कहती है। प्रभात जी आप हाथ उठा रहे हैं, प्लीज मुझे बता दीजिएगा, अभी आप कह रहे थे कि एक नेता जो है वो राष्ट्र का होता है, मुख्यमंत्री जो है सूबे का होता है, देश का होता है। दुबे सर ने भी कुछ बातें कही जिसको लेकर मैं बार बार रिपीटेशन में उस मोड में जाना नहीं चाहता। सबका होना चाहिए ना, बीजेपी कह रही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। यादवों की बात करी, योगेश्वर श्री कृष्ण ने अगर क्या जाति थी, लेकिन पूरी दुनिया मानती है ना उनको, उनको जाति के चश्मे से देखेंगे या उनकी विद्वता उनके कर्म के चश्मे से देखेंगे, पहली बात। अब दूसरी बात पे आते हैं। अभी आपने कहा कि उस वक्त ये होता था वो होता था, आज क्या होता है? आज मैं नाम गिनवाऊं, अगर 100 माफिया उत्तर प्रदेश के निकाले जाएंगे, एक जाति वर्ग के उसमें से 75 होंगे, एक जाति वर्ग के। कौन सी जाति है वो भी बता दीजिए। और संरक्षण नहीं, वो तो रावत जी निकालेंगे ना, वो आप बता दीजिए सर, आप भी तो जाओगे 27 में वोट मांगोगे तो पता चल जाएगा। आप अपना काम मेरे पे क्यों थोप रहे हो? अरे प्रभात जी, सर हम सब ये डिबेट मेरे अकेले की थोड़ी है, यहाँ से कुछ बेहतर निकले देश के लिए, ये मेरी सोच है। कंक्लूड कर रहा हूँ प्लीज। मेरा ये मानना है कि कोई भी हो, वो व्यक्ति किसी जाति से आता हो, किसी व्यवस्था से आता हो, अगर अपराधी है, राकेश भाई आपको भी कह रहा हूं, अगर वो अपराधी है तो उस अपराध के तहत उसको दंडित किया जाना चाहिए। उसमें आप समाज मत लाइए, उसमें समाज नहीं हो सकता, पूरा समाज कभी दोषी नहीं होता। वो कोई भी समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, यादव समाज हो, कोई भी समाज हो, कोई समाज दोषी नहीं होता, व्यक्ति दोषी होता है। और गांधी कहते थे अगर उस बात पर चलेंगे तो फिर गांधी वाली बात आएगी कि अपराध से नफरत करो, अपराधी से नहीं। तो यहाँ अपराध का बोलबाला है, सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है, मेरा ये कहना है। नहीं तो इस ढंग के कर कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल? आप सोच सकते हैं, स्कॉटलैंड में आप बैठे हैं, हम कितने 21वीं सदी में चलने वाले लोग, हम क्या 500 साल पहले के कबीलाई ढांचों में जी रहे हैं कि ऐसे कर्म होंगे? आप सोचिएगा जरा इस बात पर राकेश भाई। परफेक्ट, आपने उनका नाम ले लिया, मैं एक बार उनके पास हुआ तो प्रभात जी मुझे तो अच्छा लग रहा है कि हमारे फ्रेटर्निटी के लोग, आपके मेरे बीच से निकले हुए लोग आज भारत का अगर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं स्कॉटलैंड जाकर, बहुत अच्छी बात है। प्राउड ऑफ दिस। राकेश भाई 14 से पहले पढ़े हैं राकेश भाई भी। मैं तो यही बताने का प्रयास कर रहा हूं, काम 14 से पहले हुआ था, 14 के बाद वाले राकेश भाई नहीं है। राकेश जी कांग्रेस के बनाए स्कूल में ही पढ़े हैं। राकेश जी आवाज आ रही है आपको? नहीं, राकेश जी को आवाज नहीं जा रही, शायद राकेश जी को आवाज नहीं जा रही, वो मुस्कुरा रहे हैं। राकेश जी आवाज आ रही है? राकेश जी आवाज आ रही है आपको? रोहित जी मुझे बोल रहे हैं। प्लीज राकेश जी, मैं तो यही बता रहा था कि हमारी फ्रेटर्निटी से निकलकर स्कॉटलैंड में जाकर देश का नेतृत्व कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है और प्रशांत जी को भी अच्छा लग रहा है। हालांकि उन्होंने एक कमेंट यहाँ पर ये मार दिया कि कांग्रेस के बनाए हुए स्कूल में ही पढ़कर आप गए होंगे। मैं तो कह रहा हूं मेरे हिंदुस्तान का स्कूल होगा। बिल्कुल, नो डाउट, लेकिन वो 14 से पहले के स्कूल और यूनिवर्सिटी में पढ़े होंगे राकेश भाई, मोदी जी वाले में नहीं पढ़े हैं। उनमें पढ़े होते तो फिर मामला राकेश जी प्लीज आप आइए, डिग्री पर भी डाउट होता मुझे। राकेश जी आपका रिएक्शन का इंतजार कर रहा हूं मैं। थोड़ा सा लाउड बोलिएगा, मैं थोड़ा सा लाउड बोलिएगा। राकेश जी मैं वैसे ही इतना लाउड रहता हूं, आप मुझे और लाउड होने के लिए कह रहे हैं तो मैं बताता हूं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि अब यहां से आगे क्या? योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं षड्यंत्र भी हो सकता है, साजिश भी हो सकती है, सारी चीजें सामने आएंगी। नहीं, आप सही कह रहे हैं, इसमें मुझे कोई न कोई षड्यंत्र और साजिश तो लगी रही है। समाज को अशांत करना या समाज को शांति से अलग करना, कारण उसमें जो भी हो, उसमें स्थानीय राजनीति के अलावा
प्रदेश के राजनेताओं का भी मुझे कहीं न कहीं से साजिश लग रही है। जो आप बात कर रहे हैं, मुद्दा ढूंढने की कोशिश की जा रही है, विकास की बात को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, विकास पे लोगों का ध्यान ना जाए उससे हटाने की बात कही जा रही है, सरकार को किसी न किसी तरीके से बदनाम करने की कोशिश की रही है। हाँ। बिल्कुल ठीक बात है प्रभात जी, अगर उनके व्यूज ये हैं कि आप सरकार को बदनाम करना चाह रहे हैं, समाजवादी पार्टी सरकार को बदनाम करना चाह रही है, माइंड में 2027 है, मिशन 2027 है, लेकिन जो तस्वीरें आई ये स्तर की राजनीति तो नहीं चाहिए ना। प्रभात जी प्लीज जल्दी से आइए, 40 सेकंड दे रहा हूँ, फिर दुबे जी आपके पास आ रहा हूँ। प्रभात जी अगर विकास किया होता तो उसमें ढक नहीं सकता वो, कैसे ढकेगा ये बताइए? कोई विपक्षी दल जाके इनके रोड पर त्रिपाल थोड़े बिछा देगा? ये तो भाजपा के लोगों का काम नहीं, है। तो एक फैक्टर हो गया विकास, दूसरा हो गया जाति फैक्टर। 2027 से इस मामले को जोड़कर देख रही है कांग्रेस की नहीं देख रही, क्योंकि आपने बताया कि उन ठेकेदारों को देख लो, उसमें एक ही जाति के लोग हैं, 100 में से 75 उसी जाति के होंगे, लेकिन जाति आपने भी नहीं बताई, फिर प्रॉब्लम है। प्रभात, हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि जातिगत जनगणना की बात इसी सदन में राहुल जी ने ठोक के कहा था कि इसी सदन में करवाएंगे, हाँ। और सरकार से करवाया, हाँ। क्योंकि वो देश की आवश्यकता है, हाँ। समाज की आवश्यकता है। ठीक तो है, अंतिम पायदान तो पे प्रभात जी इसके लिए आपको सरकार को कांग्रेचुलेट करना चाहिए। आप तो कहते हैं कि हिटलर है, आप कहते हैं तानाशाह है, विपक्ष कुछ कहता है तो उसको मानता नहीं है, तो बोलिए मान रही है हमारी बात। राहुल गांधी इस बात का क्रेडिट ले, कांग्रेस इस बात का क्रेडिट ले, लेकिन इस बात को भी तो माने कि बीजेपी सुन रही है। आपकी तरफ से अच्छे इनपुट आए, मोदी जी ने कह दिया, सदन में कह दिया जातीय जनगणना ना, पहले खूब गालियां दी रोहित भाई। हाँ। रोहित भाई पहले खूब गालियां दी। हाँ। आपके ही चैनल पर मैं बैठता था, हाँ। और मुझे ये पूछा जाता था, हाँ। कि प्रभात जी इससे जातीय विद्वेष होगा, हाँ। गृह युद्ध की समस्या हो सकती है, ये कांग्रेस कौन सी प्लान लेकर के चल रही है। हाँ। लेकिन हमको लगता था कि ये जाति जनगणना समाज की आवश्यकता है, क्योंकि जो अंतिम पायदान पे खड़े लोग हैं उनका अगर उद्धार सुनिश्चित करना है, हाँ। तो जातिगत ठीक है, आपका संघर्ष रहा, सरकार ने आपकी बात को मान लिया। दुबे जी मैं आपको लाना चाहूंगा अब इस डिबेट में। दुबे जी आरोप, मतलब ये पूरा मामला तो एक स्टेट में क्राइम से जुड़ा हुआ है ना, कि भाई उन्होंने या तो गलत जाति बताई, वो यादव हैं, आधार कार्ड जो सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया पर कितना सही है कितना गलत है वो एजेंसीज बताएं, उसमें अग्निहोत्री हो गया ब्राह्मण सरनेम, तो फ्रॉड तो ये भी है। दूसरा आरोप उन पर थाने में एफआईआर दर्ज है और अब पुलिस उस दिशा में भी कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। अगर वो इस पूरे मामले में दोषी साबित हो, आरोपी हो, दोषी साबित हो जाए, तो उनका तो महिमा मंडन आपने पहले ही कर दिया। कैसे आपकी जो बातें हैं और जो अखिलेश यादव ने किया, माला पहनाई, 21,000 रुपए और उनको दे दिए, और पुलिस इस दिशा में आगे बढ़ रही है कि महिलाओं से छेड़खानी भी हुई है, वो एफआईआर भी दर्ज है, ये भी आपको पता होगा। नहीं देखिए रोहित जी, इसमें 2 एंगल बड़े इंपॉर्टेंट है जी। एक एंगल है कि जो मूत्र वाली बात आ रही है कि वो हुआ कि नहीं हुआ, हाँ। वो सबसे बहुत महत्वपूर्ण है। आप सोचिए सभ्य समाज में इसकी कोई जगह नहीं, बिल्कुल नहीं है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ये तो क्रिमिनल केस हो गया। जिसने किया उसको सलाखों में डालो। और जहां तक मेरी जानकारी है कई लोगों को पुलिस ने धर दबोचा है, कई लोगों को पुलिस ने उठा लिया है। पहली कार्रवाई की दिशा यही थी, मैं यही तो कह रहा हूं, ये तो क्रिमिनल केस हो गया। नहीं वही मैं बोल रहा हूं। हाँ। और दूसरा जो मैटर ये आता है कि छेड़खानी का, वो भी मैटर जांच का बहुत गंभीर विषय है। हाँ। कि उस पे भी ऐसी जांच होनी चाहिए। हाँ। कि जो निष्पक्ष लगे दोनों पक्षों को। हाँ। कोई भी पक्ष ये ना बोले कि यहाँ पर निष्पक्ष जांच नहीं हुई। मामला ये नहीं, देखिए आप अगर समाज में लड़ेंगे, आज जो छोटे भैया यूट्यूबर्स हैं, आप देखिए वो किस तरीके के दोनों पक्ष से काम हो रहा है ये। कि किस तरीके से मतलब गंदे शब्दों का उपयोग कर रहे। तो निश्चित तौर पर जो सरकार है उसको एक्शन इस बात पे लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ एक परिवार से मैटर जुड़ा है, एक गांव से मैटर जुड़ा है, लेकिन आप पूरे समाज को, ये समाज से जुड़ा पूरा मैटर है। मुझे तो लगता है अगर इटावा में ये हुआ है तो मैं राजधानी दिल्ली में इन तस्वीरों को देख रहा हूँ, ऐसा हुआ है तो मेरा दिल सहर रहा है, क्योंकि आज मेरे को गुस्सा आ रहा है ये सब सुनकर। क्या है उसमें चीजें बहुत जल्दी फैल जाती हैं। तो मेरे अध्यक्ष जी ने तो यही तो बोला कि अगर ये घटना ट्रंप साहब को मालूम चले, अमेरिका के राष्ट्रपति को, तो उस समय मोदी जी की हालत क्या होगी। आप विचार करिए कि ऐसा घटना हो सकता है, उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी कि इस तरीके की हिंदुस्तान में घटनाएं घट सकती हैं। लेकिन खैर वो बात जाने दो।
आज का जो इम्पोर्टेंट विषय यही है कि इसकी हम निष्पक्षता पूर्वक जांच कराने की मांग करते हैं और दूध और पानी का पानी हो। दुबे जी मैं बहुत अभिभूत हूं, दुबे जी मैं बहुत अभिभूत हूं कि आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और आपने इतनी शानदार बातें कही हैं, क्योंकि कई जगहों पर आप कह रहे हैं निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, दोनों पक्ष सेटिस्फाई होने चाहिए। मेरे मन में तो ये सवाल है कि जांच हो गई, रिपोर्ट आ गई, तो क्या समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष या अखिलेश यादव जी, रिस्पेक्टेड अखिलेश यादव जी, वो सेटिस्फाई होंगे? क्योंकि वो तो बार बार कहते हैं ये सुन ही नहीं रहे, एक तरफा जांच होती है। फिलहाल आपने बहुत अच्छी बातें कही, कुछ राकेश जी रिएक्ट करना चाहते हैं। राकेश जी 30 सेकंड से ऊपर आपको दे नहीं पाऊंगा। ये मामला क्या सीधा 2027 से जुड़ा है क्या? अभी उन्होंने ट्रंप की बात कर दी और मोदी जी की बात कर दी, इसलिए मैंने उंगली उठाई कि कम से कम जितने देश के राजनेता हैं राष्ट्रवाद के नाम पे मोदी जी की खिंचाई कर सकते हैं, देश का अपमान ना करें। ट्रंप ये जो तस्वीरें निकल कर आई हैं ये भारत की आत्मा को कचोटेगी। मेरे पे आखिरी 30 सेकंड रावत साहब, मैं 30 सेकंड आपको दे रहा हूं क्योंकि रावत जी आप आज के नहीं है। आपने भले ही मेरी तारीफ में कह दिया कि मैं वरिष्ठ पत्रकार हूं, लेकिन मैं कितना सीनियर हो जाऊं आप लोगों के सामने, जूनियर ही रहूंगा, आप सुपर सीनियर होते जा रहे हैं। तो रावत जी प्लीज मुझे आप ये बताइएगा, आप धर्माचार्य हैं, लोग आपको सुनते हैं, भारत में ऐसी चीजों की जगह है क्या? और अगर यहां से चीजें निकल कर आए कि 2027 के लिए यहां से ताना बाना बुना जा रहा है, ये बिल्कुल खारिज नहीं होना चाहिए देश में। रावत जी रोहित जी मैं ये कहना चाहूंगा, सनातन धर्म के बचाने के लिए दुबे जी प्लीज, दुबे जी अगर मेरे पे बचेगा 10 सेकंड तो आपको दूंगा। के द्वारा अभी रावत साहब, एक दूसरे को सपोर्ट किया जा रहा है, वो बहुत गलत है। इससे सनातन धर्म का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। मैं यही कहना चाहूंगा सभी से कि इसको राजनीतिक रंग न दिया जाए, जो दोषी हैं उनको कहीं ना कहीं सजा देनी चाहिए। और इस प्रकार के जो भी सोशल मीडिया के ऊपर ये जो मुद्दे चल रहे हैं, ब्राह्मणवाद और यादववाद, ये बंद हो जाना चाहिए। यकीन मानिए यही चीज मेरे जहन में भी है। भारत क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि मेरे अंदर भी एक भारत है। और भारत एक्सप्रेस के इस प्लेटफॉर्म से युवाओं ने के नाते मैं कह सकता हूं, भारत से इस तरह की तस्वीरें बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। और इन मामलों पर तो कम से कम राजनेताओं को ऐसे मुद्दों को बख्श देना चाहिए। बहुत धन्यवाद, आप सभी जुड़े 5 की पड़ताल में आज मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।